नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज को। और डेली करंट अफेयर सीरीज में हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, भारत का कुड्डन कुलन परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कुड्डन कुलन परमाणु संयंत्र जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है। विकल्प है आपके पास महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो बताना है साथियों, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु या फिर झारखंड। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। चलते हैं थोड़ा खबर देख लेते हैं। हाल ही में ये रूस की मदद, इसमें रूस की मदद ली गई है साथियों, ध्यान रखिएगा कुंडन कुलन का। और यहाँ पे पूरा का पूरा मैप भारत का मैंने दे रखा है। जैसे यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में है रावत भाटा, और उसके बाद यहाँ पे राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में है नरोरा, ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पे है काकड़ापारा, उसके बाद यहाँ नीचे है तारापुर, उसके बाद कर्नाटक में एक कैगा है, और यहाँ कल्पकम भी है साथियों। तमिलनाडु में यहाँ देख सकते हैं कुड्डन कुलन, सबसे निचली छोर पे, सबसे दक्षिणी छोर पे कुड्डन कुलन है। तो ये रहा आपका कुड्डन कुलन परमाणु संयंत्र। ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में। इसमें देख सकते हैं कुछ खास बात, इसका निर्माण मार्च 2002 में किया गया है। स्थानीय मछुआरों ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि क्या होता है साथियों, किसी भी परमाणु संयंत्र को बनाया जाता है तो इसके हीट को ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और जल यहाँ समुद्र से लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ का जो जल ले करके फिर इसमें जल को डाला जाएगा, तो यहाँ जो मछली रहेंगी उसके लिए हानिकारक होगा, और मछुआरों को इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में सरकार के द्वारा 2013 में चालू कर दिया गया है। इसमें 1000 मेगावाट के 6 रिएक्टर हैं, टोटल 6 रिएक्टर हैं, जो कि 1000 मेगावाट के रिएक्टर्स हैं। ठीक है, और प्लूटोनियम इसका उत्पादन संयंत्र है। इसका जो भी संचालन है वो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम जो है एनपीसीआईएल करता है, और साथ ही साथ इसमें मदद जो है रूस देश की ली गई है। रूस जो हमारा मित्र राष्ट्र है उसका मदद लिया गया है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान रखिएगा राज्य, राज्य ध्यान रखिएगा, राज्य है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नाग MK2। नाग MK2 जो मिसाइल है यह किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। नाग MK2 जो मिसाइल अभी आया है यह किस संगठन के द्वारा। तो भारतीय सेना के लिए जो संगठन है, जो संस्था है, जो इस तरह के हथियार बनाते हैं, उसका नाम क्या है साथियों, आपको बताना है। इसरो है, या फिर DRDO है, या फिर BEL है, या फिर HAL है। तो इसका सही जवाब है साथियों DRDO। DRDO जो है वही क्या करता है, इसके लिए बहुत सारा संयंत्र बनाता है। जैसे देख सकते हैं नाग मार्क 2 मिसाइल है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में नाग मार्क 2 मिसाइल के सफल क्षेत्र मूल्यांकन को परीक्षण पूरे किए हैं। नाग मार्क 2 देख सकते हैं साथियों, ये क्या है, नाग मार्क 2 जो है ये तीसरी पीढ़ी का, थर्ड जनरेशन है, फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है, इस तरह से चलता है। भूमि आधारित नाग मिसाइल का उन्नत संस्करण है, भूमि से भूमि पे मार करता है, भूमि से हवा में मार करता है। ठीक है, मिसाइल जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, DRDO। DRDO जो है हमारा, उसी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। देख सकते हैं साथियों हिंदी में नाम दिया हुआ है, यहाँ इंग्लिश है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव जो चल रहा है अभी 2025 का, ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है साथियों, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली या फिर पुणे। तो बताना है साथियों अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली या फिर पुणे। तो चलते हैं सही जवाब की और ये देख सकते हैं साथियों यहाँ पे पुणे में, देख सकते हैं पुणे में किया जा रहा है, और GD मडुलकर नाट्यकृत में आयोजित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं राजीव रंजन सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हैं आपके राजीव रंजन सिंह, और इन्होंने मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, इसका शुभारंभ किया है। इसको हिंदी में बोलते हैं साथियों उद्यमिता, उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025। इसका विषय क्या था, उद्यमियों को सशक्त बनाना। सबसे पहले तो उद्यमियों को सशक्त बनाना है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे कि पता है 21st सेंचुरी पूरी तरह से क्या है, इंटरप्रेन्योरियल एरिया है, पूरा इंटरप्रेन्योर लोगों का एरा है ये 21st सेंचुरी। तो इसी कारण इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें क्या करना है, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। जो पशुधन है, जितने भी हम लोगों के पास जो पशु होते हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, उसके बाद जो मीट के लिए
अलग अलग तरह के जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, सुअर का हो गया, बकरे का हो गया, या फिर उसके बाद आपका पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, सारा कुछ जितना भी पशुधन है सब इसी में आएगा और उसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा नए नए इसमें नवाचार करके और नया नया तकनीक के द्वारा। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, अगला सवाल है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एनटीबी जो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड जो बना है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? तो बताना है आप लोग को, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर निजामाबाद। तो इसका सही जवाब है साथियों निजामाबाद। निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे खबर, यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है, जिसका मुख्यालय निजामाबाद में होगा। अगर कभी पूछे कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है उद्घाटन, लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ है? निजामाबाद में। और इनके जो पहले अध्यक्ष होंगे, पहले अध्यक्ष कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी जो है इनके पहले अध्यक्ष हैं साथियों, पहले अध्यक्ष इनको बनाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पीयूष गोयल जी हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही ईरा जाधव। ईरा जाधव जो है किस खेल से संबंध रखती हैं? तो बताना है साथियों आपको, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर चेस। तो ध्यान रखना है साथियों, ईरा जाधव ने अभी तिहरा शतक बनाया था, तिहरा शतक बना दिया है इन्होंने, ठीक है। और बहुत ही कम उम्र की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, भारत के लिए बहुत ही गौरव का पल है। इसका सही जवाब है साथियों क्रिकेट। क्रिकेट में ही तो तिहरा शतक बनाया जाता है। चलते हैं साथियों देख लेते हैं खबर में, ईरा जाधव ने अंडर 19 क्रिकेट में धूम मचाई है। ये मात्र क्या है, मुंबई की 14 वर्षीय क्रिकेटर है। देख सकते हैं साथियों बहुत ही कम उम्र है इनका, 14 वर्षीय ये क्रिकेटर हैं और तिहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी है, पहली भारतीय महिला। 346 रन इन्होंने बना दिया है, ठीक है। और इसका स्कोर भी बहुत बड़ा हो गया, इसी कारण इतना ज्यादा रन बना दिए तो मुंबई का स्कोर भी क्या हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। और भी ध्यान रखना है साथियों, सबसे पहला यही खिलाड़ी है जो तिहरा शतक इन्होंने लगाया है। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ये है स्क्रीन पे, इंडिया एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक जो 2025 चल रहा है, इसका आयोजन कहाँ होना है? इंडिया एनर्जी वीक का जो आयोजन होना है यह कहाँ होना है साथियों? तो बताना है आप लोगों को, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, पुणे में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर पटना। ये देख सकते हैं साथियों, पुणे, पुणे है, नई दिल्ली है या फिर आपको मुंबई है या फिर पटना। बताना है साथियों कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। तो आप बता सकते हैं यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ पे हाँ देख सकते हैं साथियों, पुणे, नई दिल्ली या फिर मुंबई या फिर पटना। बताना है साथियों कौन सा सवाल इसका सही जवाब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉन्क्लेव लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए कॉन्क्लेव यहाँ बनाया हुआ है, आप लोग इससे समझ सकते हैं। और ये कहाँ का गेट है, यहाँ से तो समझ सकते हैं यार, द्वारिका, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में यह कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ, अभी नहीं। ये नेक्स्ट मंथ है 11 to 14, मतलब 11 से 14 फरवरी तक किया जाएगा, अभी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ होना है, यहाँ पे देख सकते हैं खबर भी बना हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में संचालित किया जाएगा। और साथ ही साथ इसका आयोजन जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एफआईपीआई और डीएमजी इवेंट्स के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, ठीक है साथियों। इसको 2023 में ही आरंभ किया गया था इस शुरुआत को, और उसके बाद से यह बराबर चल रहा है। इसमें क्या क्या करना है, तो भागीदारों और चर्चाओं के लिहाज से इस वर्ष का आयोजन पिछले आयोजनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इस बार बड़े बड़े निर्णय और बदलाव लिए जा सकते हैं साथियों, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, ये रहा, G20 2025, G20 2025 की बैठक कहाँ होनी है? कहाँ होनी है G20 2025 की बैठक? पूरे विश्व की जो टॉप 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी बैठक की जाती है, जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनकी बैठक की जाती है। तो बताना है साथियों कि 2025 में ये कहाँ किया जाएगा, तो इसके बारे में बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, बीजिंग, नई दिल्ली, बैंकॉक या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो बताना है साथियों सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 2025 की जो मेजबानी है यह दक्षिण अफ्रीका को दी गई है साथियों। किसको दी गई है? दक्षिण अफ्रीका को। देख सकते हैं ये ब्राजील को 2024 में दिया गया था, 2024, ध्यान होगा आप लोगों को, 2024 में ब्राजील को दिया गया था, लेकिन 2025 जो है इसका शिखर सम्मेलन कहाँ होना है? यहाँ देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में होगा। कब होगा? ये तो लास्ट में होता है साथियों, तो 22 से 23 नवंबर 2025 के बीच होगा। और हर साल जो इसके बारे में क्या है कि G20 की जो अध्यक्षता है हर साल सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है।
कभी किसी साल एशिया में होगा, कभी किसी साल अफ्रीका में, किसी साल यूरोप में, किसी साल नॉर्थ अमेरिका में, किसी साल साउथ अमेरिका के किसी देश को दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो है घूमते रहता है इसका सदस्यता। ठीक है, साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। 2024 में ब्राजील में इसका अध्यक्षता किया गया, जबकि 25 में दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखना है साथियों, दक्षिण अफ्रीका को इसकी मेजबानी दी जाएगी। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा साथियों। जो भी आपके दोस्त हैं या भाई हैं जो 2026 में 10th बोर्ड देने वाले हैं, इस साल का तो वो अब कोर्स है खत्म की ओर है, लेकिन जो 2026 में देने वाले हैं वो हमारे सफल बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, लाइव क्लासेस दी जाएंगी, अगर लाइव नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको टेस्ट, जो भी टेस्ट है उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, साथ ही साथ एक सेपरेट डाउट का क्लास रहेगा साथियों, जिसमें आप जितने भी आपके डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। और विषय जो है आपको कंप्लीट कराया जाएगा, 3 जो इंपॉर्टेंट विषय है, मैथ गणित पूरा कंप्लीट कराएंगे, साइंस पूरा विज्ञान, और सोशल साइंस जो भी सामाजिक विज्ञान है इसको कंप्लीट कराया जाएगा। और 90% से ऊपर प्राप्तांक होंगे आपके, इसकी गारंटी दी जाएगी। फी देख सकते हैं साथियों, बहुत ही कम है, फी तो न के बराबर है, मात्र 249 रुपए, मात्र 249 रुपए में इस पूरे कोर्स को आप अवेलेबल कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा और अपने भाइयों को कहिएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। मकर विकल्लू, मकर विकल्लू जो पर्व है कहाँ मनाया जाता है साथियों, तो बताना है जम्मू कश्मीर में, या फिर केरल में, या फिर तमिलनाडु, या फिर उत्तराखंड। बहुत ही फेमस ये पर्व है साथियों। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, सबरीमाला, सबरीमाला तो शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिसमें महिलाओं के एंट्री पे एक तरह का जो निषेध है उसके बारे में बहुत ही चर्चा में रहता है यह मंदिर। ये सबरीमाला का केस है। मकर विकल्लू पर्व कहाँ मनाया जाता है साथियों, ठीक है साथियों। तो देख सकते हैं इसमें जो भगवान है उनका नाम है अयप्पा, भगवान अयप्पा है, ये देख सकते हैं साथियों। तो ये अच्छा मकर संक्रांति के पावन दिन पे ही मनाया जाता है। और सबरीमाला के अयप्पा स्वामी जो मंदिर है, यहाँ पे अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है। सबरीमाला तो मंदिर है, लेकिन भगवान जो है ये क्या है, अयप्पा है। बहुत सारे आपने देखा होगा, एक बार शायद मुझे याद है कि किसी इंटरव्यू में जो साउथ के एक दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक एक्टर हैं, वो खाली पैर चल रहे थे साथियों। तो खाली पैर चल रहे थे वो इसी के कारण, क्योंकि उस समय उन पूजा चल रहा था। तो जो भी इसमें पूजा करते हैं लगातार 21 दिनों तक चलता है, या उस समय कुछ खास नियम कानून को इनको फॉलो करना होता है। और ये अयप्पा भगवान है, ये स्वामी अयप्पा है, इनकी प्रतिमा को श्रृंगारित की जाती है और बहुत खूबसूरत जुलूस निकाला जाता है। बहुत सारे लाखों लाख श्रद्धालु इसमें पहुंचते हैं साथियों, लाखों लाख श्रद्धालु। इसी तरह से अभी करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कहाँ पे साथियों, महाकुंभ में। ध्यान रखना है, महाकुंभ अभी चल रहा है, 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। ठीक है साथियों, तो यह महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, लेकिन यहाँ केरल में जो है ये मामला चल रहा है आपका किस चीज का, तो मकर विकल्लू। तो मकर विलक्कू जो पर्व है, जो भगवान अयप्पा जो है स्वामी जी, इनके सबरीमाला मंदिर में किया जाता है। चलते हैं आगे की ओर। तो अगला सवाल है हमारे पास, हाल ही में एंटी रेप बिल, तो एंटी रेप बिल को लाया गया था विधानसभा में, और कहाँ पे लाया गया था, तो इसका सही जवाब है साथियों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में याद होगा पिछले कुछ दिनों में जो रेप की एक घटना हुई थी, जो एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, जो मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, जो डॉक्टर भी थी साथियों। तो डॉक्टर थी, इनके साथ एक बहुत ही क्या बोले, बहुत ही इस तरह का जो निंदनीय घटना किया गया, और समाज के लिए जो बहुत ही बुरा है, उस तरह की घटना के बाद यहाँ पे एंटी रेप बिल लाया गया था। किनके द्वारा लाया गया है, इनके द्वारा, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। लेकिन उस समय तो पता नहीं है किस रोल में थी, खुद ही सरकार का विरोध कर रही है, जब खुद ही सरकार में है और खुद ही सरकार का विरोध कर रही थी। पता नहीं इनका भी किस तरह का पॉलिटिक्स है साथियों, लेकिन कम से कम इस तरह के संवेदनशील मामलों पे तो इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन चलिए फिर भी इन्होंने क्या एक बिल लाया है, विधेयक का नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को लाया गया था। और इसमें क्या किया गया है साथियों, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है, कि जो भी इस तरह का मामला हो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से फटाफट फटाफट में क्या करें, उसको निर्णय पे ले जाएं, और जो भी उसमें आरोपी है, जो जिसने वो गलत कार्य किया है, उसको फटाफट क्या किया जाए साथियों, तो सजा दिया जाए। ठीक है साथियों, तो एंटी रेप को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था और ये लाया गया था। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य, 34वां राज्य बताना है साथियों, कि आयुष्मान जो जन आरोग्य योजना है ये हर जगह लागू है। तो इसमें 34वां राज्य कौन सा बना है साथियों, विकल्प है आपके पास, असम है, मिजोरम है, बिहार है, या फिर उड़ीसा है साथियों। तो असम, मिजोरम, बिहार या फिर उड़ीसा। तो देख सकते हैं साथियों इसका सही जवाब है आपका उड़ीसा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये AVPMJAY ये है
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। यहाँ देख सकते हैं साथियों, ये तो मंत्री हैं, क्या नाम है इनका, जेपी नड्डा। ये क्या है, जेपी नड्डा है साथियों। और यहाँ पे इन्हीं लोगों ने यहाँ पेश किया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष इसमें सुविधा क्या है, तो कमजोर लोगों को, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, कमजोर मतलब शरीर से नहीं, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनको प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक, ठीक है साथियों, तो 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवरेज को कवर किया जा रहा है साथियों। तो बहुत बड़ी योजना है, एक तरह समझ सकते हैं पूरे भारत के लिए। जो गरीब तबका है, जिसके पास अपने स्वास्थ्य के लिए इंश्योरेंस कराने का उतना धन नहीं है, वो इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। और बहुत भारी मात्रा में लोग इससे जुड़े भी हैं। बहुत सारे 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है साथियों। और बहुत सारे लोग अभी देख सकते हैं साथियों, इसमें उड़ीसा में इस योजना से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाभान्वित होने वाले हैं। तो सिर्फ एक राज्य में समझ सकते हैं साथियों, उड़ीसा जैसे छोटे राज्य में 1 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इसका मतलब क्या है, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सराहनीय योजना है जो सरकार के द्वारा लाई गई है साथियों। चलते हैं आगे की ओर। तो आगे है हमारा साथियों, अच्छा साथियों, इसी के साथ आज का सवाल का सिलसिला जो है समाप्त होता है। इसी तरह से डेली हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। आप लोगों के लिए नए नए सीरीज और नया नया और भी कुछ कंटेंट आप लोग के लिए लाया जाएगा। इसके लिए जुड़े रहें। 1 मिनट फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, 10th बोर्ड के लिए, 10th बिहार बोर्ड के लिए बैच हम लोगों का चालू है। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर, अब इस साल तो समय बहुत कम है, इस साल तो फास्ट ट्रैक में सारा कुछ चल रहा है, जो बहुत ही वन शॉट तरह का वीडियो चल रहा है। लेकिन जो अगले साल देना चाहते हैं, आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं, उनको इससे जोड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कीमत है, मात्र 249, 250 रुपए से भी कम है साथियों। इतना का तो एक दिन में पिज्जा बर्गर खा जाते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।